कोर्स है। जब हम अपने यहाँ करते हैं तो पूरे 5 दिन में उसको करते हैं इत्मीनान से। और अब यहाँ पे हैं तो जो समय सीमा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके साथ में शेयर हो जाए। और ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया है, हम सब लोग एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी ने कोई बात रखी, किसी ने कोई बात रखी, संदर्भ में यदि कोई बात आगे पीछे होती है तो उसको आगे पीछे कोई भी रख सकता है, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग की खूब बात हो गई। प्रोसेसिंग करने का नियम क्या है ना। प्रोसेसिंग पे खूब बात हुई, पर प्रोसेसिंग करें कैसे, ये भी मुद्दा है ना। चाचा का बड़ा प्रश्न था, ठीक है, यहीं से चलें बढ़े। तो कल जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ये जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाएं प्राकृतिक नियम के रूप में समझ में आती हैं। माने यदि प्राकृतिक नियमों को समझते हैं तो हमारी अवधारणाएं सही दिशा में जाती हैं। तो अभी की एक अवधारणा बनी हुई है कि हम उत्पादन खूब करते हैं, ऐसे ही है ना। जो खेत से पैदा होता है उसको उत्पादन ही बोलते हैं। तो प्रकृति में नियम है कि प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति में संपादन है, उत्पादन नहीं। ये एक नियम है। नियम क्या है? तो 2 शब्द हैं, संपादन और उत्पादन। अभी हम सामान्य रूप में इस भाषा को प्रयोग करते हैं कि हमारे खेत में इतना इतना उत्पादन हुआ, हमारे खेत में इस फसल का इतना इतना मात्रा में उत्पादन हुआ। तो ये उत्पादन है या कुछ और है? तो ये उत्पादन नहीं है। तो क्या है? तो प्रकृति सीधे जो कुछ भी देती है, जिसको लेने में मानव का कोई योगदान नहीं है, वो सब संपादन की कैटेगरी में आता है। माने संपादित वस्तु है। जैसे हवा हमने बनाई या धरती में मिली हमको? मिली। पानी हमने बनाया कि धरती में पहले से था, मिला हमको? बीज हमने बनाए कि पहले से धरती में थे? फल फलहरी हमने बनाए कि धरती में पहले से थे? तो वो तो अभी भी मिलते हैं। तो हमने किया क्या उसमें? तो ये जो सब कुछ हमको मिलता है, ये क्या है? संपादन है। प्राकृतिक संपदा एक शब्द रहता है, पेपर में छपा रहता है कि प्राकृतिक संपदा। तो ये सब कुछ माने जिसको लेने में या जिसके होने में मानव का कोई योगदान नहीं है, ये सब संपादन में आता है। अब ये संपादन उत्पादन कैसे बनता है? तो उस संपादित वस्तु में है ना, ये प्रकृति प्रदत्त है। ये क्या है? प्रकृति प्रदत्त वस्तु में उपयोग है ना, मानव श्रम, धन विवेक का नियोजन। ये जो प्राकृतिक ऐश्वर्य है जो हमको मिला, इसमें जब हम अपने विवेक माने अपनी समझ, अपनी बुद्धि और उसके उपयुक्त अपना श्रम लगाते हैं, तब जाकर के उत्पादन होता है। तब सही अर्थों में उत्पादन होता है। उत्पादन करने के लिए नेचर में, प्रकृति में 2 मूल्य हैं। कौन कौन से मूल्य हैं? उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो क्या करते हैं? तो प्राकृतिक वस्तु जो कुछ भी हमको प्राप्त हुई, उसकी उपयोगिता बढ़ा देते हैं और उसकी कला बढ़ा देते हैं। उपयोगिता और कला को बढ़ाने में जो हमारा मानव श्रम लगता है, जो कल्पना लगती है, जो समझ लगती है, इसको लगाते हैं, तब जाकर के वस्तु उत्पादन की कैटेगरी में आती है। तो प्रसंस्करण के लिए ये 2 मूल्य समझना जरूरी है, उपयोगिता और कला। अब एक सूत्र भी है कि किसी खुशहाल व्यक्ति के पास बैठिए तो कैसा लगता है? खुशहाल। और किसी दुख वाले व्यक्ति के पास बैठ जाइए, तनाव वाले व्यक्ति के पास दुखाली लगती है।
दुख लगता है। और किसी चुगली करने वाले लोगों के पास बैठ जाइए तो खूब चुगली करते हैं, चुगली खेलने लगते हैं, है ना। तो जिसके पास जो रहता है वो देता है, ये नियम है। तो यदि किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी उपयोगिता को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब तक मैं स्वयं की उपयोगिता नहीं जानता हूं तो वस्तु की उपयोगिता को कैसे पहचानूंगा? तो पहले स्वयं ही प्रसंस्करण होते हैं, हम संस्कारों से प्रसंस्कृत होते हैं, तब हम वस्तु में प्रसंस्करण कर पाते हैं। ये मनुष्य का जो प्रसंस्कृत होना है यही सही शिक्षा है, यही प्राकृतिक नियमों के दृष्टा होना है, यही संतुलन को समझना है। तो हम अपनी उपयोगिता पहचान पाते हैं, तो मानव जाति की प्रकृति की उपयोगिता को पहचान पाते हैं कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, मैं उस चीज़ को बना देता हूँ, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उपयोगिता और कला, इन दो मूल्य लगाने से, दो मूल्य को समझने से और प्राकृतिक वस्तु में हम ऐड करते हैं तो हम प्रसंस्करण कर लेते हैं। देखिए जैसे उदाहरण दिया भैया ने, खूब सारा दूध होता है, तो दूध कौन सी वस्तु है? उत्पादित वस्तु है कि संपादित वस्तु है? संपादन। अब दूध संपादन है और दूध जो संपादित है वो सबके लिए है, इसलिए उसका कोई रेट वेट नहीं मिलता है, जो जिसके पास है उस तरीके से। अब इसकी उपयोगिता को पहचाना कि इससे कुछ बनाया जा सकता है, तो खोवा बना दिया। तो दूध था तो 50-60 रुपये लीटर था, खोवा बन गया तो 350 रुपये किलो। हमारे यहाँ यही रेट है। मावा, ठीक है। हाँ, घी बन गया तो भैया ने 2100 रुपये बता ही दिया है, किसी किसी का 2200 भी बिकता होगा, एक एवरेज 2000 गिर गाय का बहुत है ना। हाँ, गिर गाय का तो 2800-3000 रुपये, ठीक है। गिर का बहुत होता है। अब इसी मावा में, अब ये खाली मावा बना 350 में, अब इसी मावा में थोड़ी सी शक्कर मिला दी, थोड़ा सा कुछ लगा दिया तो कोई मिठाई बन गई, तो 500 रुपये किलो। अब उसी मिठाई में एक ठो आधा काजू का टुकड़ा काट के लगा दिया तो हो गया 600 रुपये किलो, ठीक है ना। इस तरीके से जितनी जितनी प्रोसेसिंग की, माने जितनी जितनी प्रोसेसिंग नहीं है, जितनी जितनी उपयोगिता और कला मूल्य को बढ़ाते जाते हैं, हम उतने उतने समृद्धि के नज़दीक आते जाते हैं। यदि आप संपादित वस्तु बेच देते हैं तो आप अपने समृद्ध होने की सारी संभावनाओं को बेच देते हैं, ठीक। अब ये दो मूल्य कैसे हैं? तो जब हम किसी भी वस्तु को, मान लीजिए कोई लकड़ी पड़ी हुई है, उससे कोई मेज बना दिया, कुर्सी बना दिया, बेड बना दिया, सोफा बना दिया, तो जब हम किसी वस्तु को लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले जिस भी मौसम में गए उस मौसम के हिसाब से, सर्दी है तो उलन है कि नहीं है, गर्मी है तो कॉटन है कि नहीं है, सबसे पहले देखते हैं, उसको छू करके देखते हैं, शरीर में डाल के देखते हैं, तो क्या देखते हैं? उपयोगी है कि नहीं। फिर दूसरा क्या देखते हैं? है ना, प्राइस देख लिया। फिर दूसरा देखते हैं मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कलर तो अच्छा लगने के लिए है, कलर देखते ही हैं, लेकिन किस लिए? कि जब मैं पहन के जाऊं तो जब तक 4 लोग ये ना कह दें कि वाह भाई साहब क्या कोट पहना है, बहन जी क्या साड़ी ली है, तब तक उसके पैसे वसूल नहीं होते, है कि नहीं है। और अगर तारीफ ना करें तो लगता है कि कुछ कमी रह रही है, अभी मज़ा नहीं आया। तो ये जो उपयोगिता है इसको शरीर भोगता है, ये जो कला है इसको जीवन भोगता है। कला का शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो कला पक्ष जो अच्छा लगता है वो मुझको अच्छा लगता है, जीवन को अच्छा लगता है। उपयोगिता पक्ष जो अच्छा लगता है, जो सुविधा आती है वो शरीर को आती है। और जहाँ मन और तन दोनों भर जाएं तब जाकर प्रसंस्करण पूरा होता है। ये है तो प्रसंस्करण करते समय मन और तन, क्योंकि आदमी न तो तन में स्वस्थ रहता है न तो केवल मन में स्वस्थ रहता है,
तन और मन, जहाँ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बना रहे, दोनों खुशहाली बना रहे, तब जाकर के प्रसंस्करण पूरा होता है। ये दो मूल्यों को समझने से प्रसंस्करण इस तरीके से, अब आप जहाँ जो स्थिति में हैं अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक बात ये पूरी हो गई है ना। क्या है कि अगला विषय 5-10 मिनट बचे हैं तो आगे से शुरू कर लेंगे, उसको हम 10 मिनट में कर देंगे। बहुत सारी भूमिका बन गई है। दूसरा है कि किसी बच्चे को यदि हमने सोच लिया कि उसको IAS बनाना है, कोई अधिकारी बनाना है, कोई व्यापारी बनाना है, कुछ भी मानते हैं, तो क्या करते हैं, बचपन से उसको वैसी ही शिक्षा देते हैं, उसका बेसिक्स मजबूत करते हैं। कोई मकान बनाना होता है तो उसका पहले डिज़ाइन और उसका पिलर, बीम, पिलर ये सब खड़ा करते हैं कि नहीं खड़ा करते हैं, उसके ऊपर कोई मकान खड़ा होता है। तो ये जो खेती खड़ी हुई है, ये जो सही अर्थों में खेती खड़ी हुई है, इसके भी कोई स्तंभ है, कोई आधार है। तो खेती के 3 आधार हैं। खेती के 3 आधार हैं, संतुलन, न्याय और आवर्तनशीलता। ये 3 आधारों पर पूरी की पूरी खेती चलती है, या कहें तो पूरी की पूरी प्रकृति आपको 3 आधारों पर दिखाई देती है। संतुलन पे खूब बात हुई, जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप और ऊर्जा संतुलन, उर्वरता संतुलन, समाज संतुलन, है ना। तो संतुलन ही नियम के रूप में व्यक्त होता है। तो सारे और कोई भी क्रिया होती है किसी नियम के आधार पर होती है। हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई नियम होता है कि नहीं होता है। तो संतुलन। दूसरा है न्याय। यदि हम अपने क्रियाकलाप करते हुए, खेती करते हुए न्याय प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो भी हम अधूरी खेती कर रहे हैं। विश्व इतिहास में आज तक कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, विश्व इतिहास। लेकिन फिर भी हर साल लोग मरते हैं। मरते हैं कि नहीं मरते हैं? क्यों मरते हैं? तो भूख की कमी से, माने रोटी की कमी से नहीं, रोटी के असामान्य वितरण से मरते हैं। ये न्याय है कि अन्याय है? और पूरी की पूरी व्यवस्था हमने कैसे खड़ी कर रखी है? अन्याय के आधार पर, शोषण के आधार पर। तो प्रकृति में सब कुछ प्रचुर है, संसाधन पर्याप्त हैं। हम अभी उन संसाधनों को न्यायपूर्वक वितरित करना नहीं सीख पाए हैं। ये हमारा फॉल्ट है कि नहीं? खेती में खेत में जितने लोगों का योगदान, जितने लोगों का हाथ पैर, जितने लोगों का भाग्य जुड़ना चाहिए, उससे कम जुड़ता है। ये न्याय है कि अन्याय है? तो खेती का दूसरा सिद्धांत है, दूसरा आधार है न्याय। हम न्यायपूर्वक ही खेती में सर्वाइव कर सकते हैं या अपने जीवन में। तीसरा है आवर्तनशीलता। जो प्रकृति है ये बनी रहती है, नित्य निरंतर बनी रहती है। इसके अंदर जो अवस्थाएं हैं ये भी नित्य निरंतर बनी रहती हैं। तो इनके बने रहने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, वो है आवर्तनशीलता। उदाहरण के लिए हमने ये पानी लिया, पानी है ना, पानी जाएगा, पानी वाष्प बनेगा, वाष्प बन करके बादल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बादल से फिर नीचे बारिश हो जाएगी। बारिश कहाँ होगी? ज़मीन पे होगी। ज़मीन से होता हुआ पानी नदियों में जाएगा, मतलब छोटी छोटी नदियाँ, नाली से होता हुआ पानी बड़ी नदियों में जाएगा। बड़ी नदियों से पानी समंदर में जाएगा, और समुद्र से पानी फिर जो है वाष्प बन के, तो पानी की आवर्तनशीलता हो गई कि नहीं हो गई?
इसी तरह से कार्बन की आवर्तनशीलता, इसी तरह से हवा की आवर्तनशीलता, इसी तरह से खाद्यान्न की आवर्तनशीलता, इसी तरह से प्रकृति में एक एक इकाई की आवर्तनशीलता बनी रहती है। इसको बनाए रखने में मानव का योगदान है। हमें बना हुआ मिला था, हमने उसको बिगाड़ दिया है। नदी बहती है, हमने बीच में डैम लगा दिया। तो आवर्तनशीलता बनाने में भागीदारी की या बिगाड़ने में? आवर्तनशीलता बिगड़ेगी तो धरती का संतुलन बना रहेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। हवा में जितने % कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन होनी चाहिए, उसको बनाए रखने में हमारा योगदान है कि नहीं है? तो जैसे ही एक स्तर से नीचे के हमने पेड़ काटे तो हवा में कार्बन बढ़ने लगा। इसी का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। तो प्रकृति में आवर्तनशीलता के रूप में ये प्रकृति नित्य निरंतर बनी रहती है। अनिश्चलता माने बार बार होना, बार बार होने वाली प्रक्रिया। तो ये बार बार होती है कि नहीं होती? जितना पानी है उतना बार बार प्रोसेस होता रहता है, कार्बन प्रोसेस होता रहता है। तो इस विधि से खेती के 3 आधार स्तंभ हैं: संतुलन, न्याय और आवर्तनशीलता। संतुलन से हम धरती की सारी व्यवस्थाओं को समझ पाते हैं, जी पाते हैं। न्यायपूर्वक हम मानव के साथ जी पाते हैं, मानव के साथ व्यवहार कर पाते हैं। और आवर्तनशीलता से हम परंपरा बना पाते हैं कि जैसा आम है ऐसा मिलता रहेगा, जैसा मनुष्य है ऐसा बना रहेगा। हम इस विधि से खेती में लगातार बने रहते हैं। सही आधार पे ये 3 आधार स्तंभ खेती के है ना। अभी इस समय होने जा रहा है 5 मिनट में या 2 मिनट में, तो हम अगला जो विषय शुरू करेंगे वो कंपोस्टिंग जो रह गया है। हालांकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, फिर भी एक व्यवस्थित तरीके से हम उसको लेकर के आएंगे। तो 3 बजे मिलना है हितेश भाई? हाँ, 3 बजे हमारा ही है ना कि वो एपी वाला है? दूसरा है, अच्छा, बीच में ले लेंगे आप। अच्छा बीच में, ठीक है। तो जैसा भी रहेगा हम तो यहीं रहेंगे, नहीं तो 5 से 6 में है ही, और 3 से जो समय मिलेगा उसमें आ जाएगा।